नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी उपस्थित हैं। भारत जी, आपका स्वागत है। तो कल लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है और उससे एक दिन पहले यानी आज सत्तारूढ़ भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म जो मोदी जी की बायोपिक है उस पर चुनाव आयोग से रोक लग गई है। नमो टीवी को लेकर भी विवाद चल रहा है। उसके बारे में भी खबर है कि चुनाव आयोग ने नमो टीवी के कंटेंट को विज्ञापन माना है और उसे बीजेपी के चुनावी खर्च में जोड़ा जा सकता है। इन सब के बीच एक झटका लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। आपको याद है कि लालू यादव की जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया है और 1977 के बाद पहली बार ऐसा मौका आएगा कि लालू यादव इस बार चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। इन तमाम खबरों के बीच एक रोड शो भी देखने को मिला है जो अमेठी में आज राहुल गांधी के नामांकन के दौरान आयोजित किया गया था। भारी भीड़ थी। राहुल गांधी का साथ देने के लिए इस मौके पर बहन प्रियंका, मां सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे बेटा रिहान और बेटी मिराया भी मौजूद थे। काफी गहमा गहमी और उत्साहपूर्ण माहौल में राहुल ने पर्चा दाखिल कर दिया और निर्वाचन कार्यालय से बाहर निकलते ही जमकर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि राफेल डील में घोटाला हुआ था। राहुल ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार पर बहस करने की चुनौती देता हूं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान ही लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है। तो भारत जी, राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मोदी को घेरने का मौका दे दिया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि राफेल एक ऐसा मुद्दा था। अगर हम इस पूरे आखिर में जो इलेक्शन का जो जैसे ही हम मोड में आए, इलेक्शन के मोड में, तो हम ये बात जानते हैं कि पुलवामा की घटना से पहले पूरा विपक्ष राफेल के ऊपर हमलावर था और वो दौर था जब हमको ये लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाएंगे। हालत ये हो रहा था कि बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस मुद्दे की काट कैसे ढूंढा जाए। इसी बीच में अचानक पुलवामा हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और ऐसा लगा जैसे माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पहले गेंद विपक्ष के पाले में थी वो अचानक बीजेपी के पाले में चली गई और बहुत सारे चुनावी विश्लेषक जो हैं वो ये मानने लगे कि इस एयर स्ट्राइक के बाद एकदम से माहौल चेंज हुआ है और बीजेपी गेन कर रही है। और ये बहुत सारे लोग यहाँ तक मानने लगे कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बहुमत के पास पहुँच जाए। लेकिन ये जो एक नया जो आज हुआ है काम, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, क्योंकि अब जो राष्ट्रवाद है वो थम गया है और अचानक इस समय सुप्रीम कोर्ट अगर उसको सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है तो ये निश्चित तौर पर बिल्कुल कर लिया है और ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये फिर से एक बार एक नया ये जो पुराना जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल के चला सही कह रहे हैं। क्योंकि जो राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं, चुनाव पिछले अगर 10 दिनों में, मतलब खासकर फरवरी महीने में जो पुलवामा की घटना होती है और मार्च महीने से जैसे ही चुनावी प्रचार शुरू होता है, आप देखिए लगातार बात जो हो रही है राष्ट्रवाद की हो रही है, देश सर्वोपरि की बात हो रही है। न ही बेरोजगारी की बात हो रही है, न ही भूखमरी की बात हो रही है, न ही 15 लाख की बात हो रही है। किसी भी चीज की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की हो रही है। और उसके बाद एक मौका और भी आया जब अंतरिक्ष में हमने कामयाबी का डंका बजाया, उसको लेकर के बात हो रही है। मतलब अंतरिक्ष की बात होगी और राष्ट्रवाद की बात होगी, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात होगी, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। इसमें एक चीज मैं आपको और मैं कहूँ, ये बात मोदी जी भी जान रहे हैं कि राष्ट्रवाद थम गया है। इसीलिए कल उन्होंने लातूर की रैली में जो नए वोटर हैं उनसे ये अपील किया कि आप जो बालासोर में जो हमला हुआ है बालाकोट में, आप उसके नाम पर वोट दीजिए। ये इसीलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो इन्होंने जो एयर स्ट्राइक की थी वो मामला धीरे धीरे थमता चला जा रहा है। तो राफेल का जो मुद्दा है, राफेल का जो जिन है वो फिर से बाहर आया है और जिसे राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे पे घेरते आए हैं और एक नया नारा इस देश में गढ़ लिया गया कि चौकीदार चोर है, क्योंकि मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते आए हैं। साथ साथ ये भी है कि आज ही बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्योंकि इसको लेकर के भी विपक्ष अब एकजुट है। जो मोदी हमेशा ये कहते हुए या उनकी सरकार या उनके लोग, मतलब बीजेपी और विपक्षी दल जो हैं, वो कांग्रेस पर ये आरोप लगाते रहे और कहते रहे
कि जब अगर कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लेकिन बात तो यहाँ दूसरी हो गई। इसको किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बार जो आउटसाइडर जो प्लेयर है, जिसको हम थर्ड, है ना, वो इमरान खान है, जो इस पूरे इलेक्शन में एक अजीब किस्म का रोल अदा कर रहा है। हम अगर देखें पुलवामा की जो घटना हुई, उसके बाद अचानक इमरान खान सामने आए और उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमको सारे सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। जब आपने एयर स्ट्राइक किया तो उन्होंने भी अपने जहाज़ भेजे, और आप अपने जहाज़ भेजने के बाद बिना बम पटके वो लोग वापस लौट गए, और उन्होंने ये कहा दुनिया के सामने खड़े होकर कि हम चाहते हम भी बम पटक के आ सकते थे, लेकिन हम ये शांति की बात कर रहे हैं। आपके कैप्टन अभिमन्यु पकड़े गए, उनको बिना बिना आपकी सरकार की तरफ से डिमांड किए बिना ही उन्होंने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इमरान खान लगातार मुद्दे जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ से छीनते चले जा रहे हैं। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन इजराइल में हो रहा है और इंडिया में हो रहा है, वहाँ पर भाई हमको आप इशू क्यों बना रहे हो। और आज उन्होंने एक ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, क्योंकि अभी तक ये हर किसी को पाकिस्तान भेज रहे होते थे। ये कहा करते थे कि हमारे हारने पर, हम अगर बिहार के इलेक्शन को देखें या दूसरे तमाम सारे, इवन प्रधानमंत्री मोदी तक ने ये बात कही है कि हम हमारे हारने पर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। लेकिन अब इमरान खान ने ये कह दिया कि भाई साहब इनके जीतने पर हम पटाखे फोड़ेंगे। मुझे लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उनको लग रहा है कि उनका जो टूरिज्म है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि तमाम जो वीज़ा मंत्री हैं वो चुनाव अगर हार जाएंगे तो फिर टूरिज्म का वीज़ा पाकिस्तान के लिए कौन देगा। तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो जाना बंद कर देंगे। हालांकि ये तो एक मजाक का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि जो इमरान खान का इंटरव्यू है, उन्होंने कुछ अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया के कुछ मतलब चुनिंदा लोगों को दिया है, जिसमें बीबीसी भी है, रॉयटर्स भी है। तो उनका कहना है कि जो कश्मीर का मसला है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर को लेकर के है, और जो दो लड़ाइयाँ दोनों के बीच हुई हैं उसके बाद से वो भी कश्मीर को लेकर के ही है। और कश्मीर के मसले को सुलझाने में मोदी सरकार अगर आती है तो वो कारगर साबित होगी। वो दक्षिणपंथी है और चाहेगी कि इसको किसी तरह सुलझा दिया जाए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हम देखें कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अलगाववादियों से किसी भी तरीके की बातचीत बंद कर रखी है। अगर इस स्थिति में अगर इमरान खान ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है। लेकिन पॉलिटिक्स की जहां तक बात है वही मैं कह रहा हूं, चूंकि हम लोग चुनावी पंच कर रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे देश में चुनाव प्रचार के दौरान चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे विपक्षी दल हो, वो कहीं भी किसी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये एक मुद्दा है जिसे विपक्षी दल भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। खैर, हम बात कर रहे थे राफेल की, और इसमें थोड़ा कुछ चीज़ों को जोड़ते हुए मैं इस बात को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि राफेल इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। लेकिन 72,000 रुपये यानी कि कांग्रेस की न्याय योजना भी अब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन हमने बीजेपी के घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, उसको भी देखा। भारत जी, मजेदार चीज है कि 75 की उम्र पार कर चुके अपने साथियों को घर बैठाने वाली भाजपा कुल 75 वादों के साथ 48 पन्ने का संकल्प पत्र लेकर आई है। लेकिन इसमें ज्यादातर वादे जो हैं वो पुराने हैं, जो 2014 में या उससे पहले के चुनावों में किए गए थे। मसलन राम मंदिर, आर्टिकल 370, 35A, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, किसानों की बात लगातार होती है तो इसलिए किसानों की स्थिति बेहतर करने का वादा, तो ऐसी तमाम चीजें। क्या लगता है भारत जी, 72,000 और राफेल दोनों मामला जो है इसमें बीजेपी फंस गई है, और जो उनका जो संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वो क्या कहता है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये जो न्याय योजना है, निश्चित तौर पर बीजेपी के पास इसकी कोई काट नहीं है, सिवाय आप मिडिल क्लास को ये भड़काने के। क्योंकि अगर आपको याद हो, अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि इन्होंने मिडिल क्लास के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस मिडिल क्लास की दुश्मन है। हालांकि इसमें वो ये बात भूल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या गरीबों की है, और ये कहकर वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी है। मुझे लगता है कि ये उनकी राजनीतिक समझदारी जो थी उसमें कहीं ना कहीं उसका हमको अभाव दिखाई दिया। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस ने न्याय योजना के लिए की है, या जो कांग्रेस अभी दावे कर रही है, और कल भी अगर हमने जब राहुल गांधी का भाषण सुना, उसने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम लोग ना इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने वाले हैं, ना हम लोग GST की दरें बढ़ाने वाले हैं। ये जो पैसा है ये कारपोरेट की जेब से हम लोग निकाल के जनता को देंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है
कि हमने और कि मिडिल क्लास और हायर बिल्कुल, मिडिल अपर मिडिल क्लास जो है उनकी जेब कटने वाली नहीं है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स का स्लैब को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, उनका यही कहना है। और बिल्कुल सही कि और ये जो पैसा है यहीं से आएगा। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने मनरेगा जैसी एक बड़ी स्कीम लॉन्च करके ये बता भी दिया कि वो इस तरीके की योजनाओं को चला सकती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास इसकी कोई काट नहीं है, बजाय वो इसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी उनकी अपनी, अगर आप अपना जो उनका घोषणा पत्र देखें, मैं देख रहा था आप किसानों के बारे में लिख रहे हैं कि हमने 22 तरीके की जो चीज़ें हैं उसको लेकर हमने उसका समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। भाई साहब, आपके समर्थन मूल्य घोषित करने से कुछ थोड़ा ना होता है, मेरा माल भी तो उस रेट पे बिके। सवाल है किसान को फायदा तो जब मिलेगा जब आप ये कानून बनाते कि एमएसपी से कम पर कोई खरीदी नहीं होगी, या फिर सरकारी खरीदी आप सुनिश्चित करते हैं। ये दोनों काम तो आप कर नहीं रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की लफाजी है जिसमें, और मुझे समझ नहीं आता कि ये आप किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या शहरी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनको नहीं पता किसान, अगर आप किसान को बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसान को तो पता है कि उसका माल नहीं बिक रहा, तो ये बात आप किसको। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो पूरा घोषणा पत्र है, ये पूरा घोषणा पत्र इतना जबरदस्त विरोधाभास से भरा हुआ है। आप पिछले 5 साल में क्या किए, आप इसका जिक्र नहीं करते हैं। बिल्कुल आप अगले की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जीएसटी था, जिसमें आप नोटबंदी किए और इसको कहे कि ये आपका बिल्कुल जो आगे चल करके आतंकवाद को रोकेगा, आपका कश्मीर में जो पत्थरबाजी है उसको रोकेगा, तमाम चीज़ों को, भ्रष्टाचार को रोकेगा, काला धन को रोकेगा। ना ही आप काला धन लेके आए, ना ही जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, ना ही आप नोटबंदी की बात आपने इस घोषणा पत्र में की है। इसका मतलब है साफ कि आप भी मान रहे हैं कि हमारी सरकार इसमें फेल रही है और इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। आपको एक बात और याद होगी कि वो लगातार उस समय कह रहे थे, उनके पिछले घोषणा पत्र में था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। स्मार्ट सिटी को लेकर के भी इनके पास कोई वैसा नहीं है। अब इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में 2 बातें और भी हैं। एक, इन्होंने 2022 का जो टारगेट हमेशा देते आए हैं और वो कह भी रहे हैं कि 2022 में हम इसकी समीक्षा करेंगे कि हमने क्या अचीव किया है जब देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक नया भी टारगेट दिया है, 2047 का। अब वो एक 2047 जब देश जो है 100वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी का मनाएगा, तो इनका टारगेट ये भी है कि 2047 तक भी हम पहुंचेंगे। तो आप एक टारगेट देते जा रहे हैं बीजेपी वाले, और लेकिन आज हमारा देश कहाँ है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप उस भूल भुलैया में यहाँ की जनता को फंसा रहे हैं, और उसके बाद ये कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट हमें दे दो। क्या कहेंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतदाता इतना बेवकूफ़ है, या मतदाता इतना नासमझ है। मुझे लगता नहीं जितना बीजेपी वाले समझते हैं, क्योंकि इनके घोषणा पत्र को देखकर ये बात मुझे समझ में आती है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, उसको उन्होंने यही सब कुछ करने की बात की। आपने जब 84 में रथ यात्रा निकाली थी तो आप नारा लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने जब 92 में जब आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी, तब आज आप कह रहे हो कि हम सहमति के साथ बनाएंगे। आज आपने 2014 में आपने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, आपने उसको लेकर, गंगा को लेकर अलग से मंत्रालय बनाया। उमा भारती ने कहा था अगर 18 तक गंगा साफ नहीं होगी तो मैं कूद के मर जाऊंगी। ठीक है, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रहे हो कि हम कोशिश करेंगे इसको साफ करने की। सवाल यह है कि आपका अपना आप कैसे 2022 की आप बात कर रहे हैं, या 47 में आप जो 75 साल का जो आपने टारगेट जो फिक्स किया है, नरेंद्र मोदी अगले 5 साल बाद उसमें फंस जाएंगे और ये बाहर हो जाएंगे। तो फिर 47 के लिए हम किसको पकड़ेंगे जो आप 47 का टारगेट फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि भाई 75 साल के तो जैसे ही होंगे तो वो जितने जो बुजुर्ग आपने बाहर बिठाए हैं वो आपको खींच के मार्गदर्शक मंडल में पकड़ के खींच ले आएंगे, ना कि भाई हाँ, तो आप भी होने ही वाले हैं जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है कि एक अजीब किस्म का भुलावा है, और इनके पास एकमात्र रास्ता है वो ये है कि आप सीधे कांग्रेस के ऊपर अटैक करें, क्योंकि इनको अभी भी ये लग रहा है कि ये विपक्ष में और सत्ता में कांग्रेस है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पे अटैक तो कर ही रहे हैं, या इनको भी लग रहा है कि कांग्रेस गेन कर रही है, और अगर राष्ट्रीय दल के रूप में जो मतलब दूसरा दल जो है वो कांग्रेस है, तो वो अटैक कर रहे हैं लगातार। और हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार राहुल गांधी का काफिला जो है वो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, वैसे में बीजेपी को परेशानी तो है ही। और कल चूंकि मतदान है, पहले चरण का मतदान है, 91 सीटों पे मतदान होना है, जिसमें
जिसमें 20 राज्य जो हैं वहाँ मतदान है। और इन 91 सीटों में, जो 91 सीट हैं, इनमें 8 सीटें ऐसी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, उस पर भी सबकी नज़र है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी के पास थी, जो कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को यहाँ काफ़ी तकलीफ है। तो ये, इसके अलावा विदर्भ की 8 सीटें हैं जहाँ वहाँ पे भी मतदान है, और वहाँ पे भी नागपुर से इनके भारी भरकम, जो कि जिनको कहा जा रहा है कि विपक्ष, अगर कभी ऐसी स्थिति बनी, निर्मित हुई जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का मौका, पद पाने का मौका नहीं मिलेगा, तो नितिन गडकरी वहाँ पे आ सकते हैं, और नितिन गडकरी के सामने पटोले जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ भी मामला फंसा हुआ है। कई चीज़ें हैं जो कल देखने को मिलेंगी, और मतदाता जो हैं वो क्या मूड दिखाते हैं वो भी देखने को मिलेगा। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे भारत जी। लेकिन आज जो मामला है वो, उसमें ये दिख रहा है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी बड़े उत्साह के साथ आज उन्होंने अपने पहले क्षेत्र, जो उनका ओरिजिनल क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, अपने घर से घर मानते हैं, अपने घर यानी अमेठी से उन्होंने नामांकन किया है, और इससे पहले उन्होंने केरल के वायनाड से नामांकन किया था। वहां पे भी भारी भीड़ थी, और आज यहाँ भी भारी भीड़ थी। और ये देखा गया कि पूरा का पूरा एक साथ पूरा परिवार राहुल गांधी का, मतलब बहन, माताजी और बहनोई और उनके बच्चे सब उनके साथ थे। मतलब अब ये भी दिख रहा है भारत जी कि ये जो परिवार है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के भी निश्चिंत है कि जो भी करना है वो कोर्ट फैसला कर रहा है, कोर्ट में मामला है, हम इससे क्यों डरें। जो इनको कहा जा रहा है ना कि ये तो जमानत पे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा को असल में मुझे बचने की कोशिश असल में इसमें एक जो चीज़ है ना, देखिए पूरा खेल जो है वो परसेप्शन का है। आप रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अगर परसेप्शन बनाए हैं, तो अब एक परसेप्शन नरेंद्र मोदी के बारे में भी बन गया है कि कहीं ना कहीं रफाल में आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए आप तमाम सारे बहाने बना रहे हैं आप जांच से बचने के लिए। ना आप जेपीसी होने देंगे, ना आप कोई उसकी दूसरे तरीके की कोई जांच होने देंगे, सीएजी को आप उसका रेट बताएंगे नहीं, सीएजी की रिपोर्ट आप अपने मन मुताबिक लेने की कोशिश करेंगे, कोर्ट में आप झूठ बोलेंगे, कोर्ट को आप बरगलाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर हमको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में फंसते चले जा रहे हैं। और जितना चीज़ें होंगी, चूंकि ये पूरा डील जो है इसमें सीधे सीधे पीएमओ इन्वॉल्व है, इसलिए नरेंद्र मोदी इससे बच नहीं सकते। तो राफेल और 72,000 यानी न्याय, ये दोनों कांग्रेस के लिए एक वरदान साबित होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस जो ये वक्त है जब चुनावी माहौल है और गहमा गहमी के बीच चुनावी भाषणों में राहुल गांधी अपने राफेल और 72,000 से मोदी को लगातार घेर रहे हैं। और राफेल पे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला सुना दिया है, जो आगे दलील सुनने के लिए जो मौका दे दिया है, उस पर भी बीजेपी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि आज पहली बार राफेल पे रक्षा मंत्री आकर के बोली हैं। इससे पहले अरुण जेटली आते थे, रक्षा की बात होती थी अरुण जेटली सामने आते थे, और जब वित्त की बात होती थी तो सुषमा स्वराज आती थी। मतलब ये घालमेल जो दिखता था, आज पहली बार रक्षा मंत्री आकर के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। तो खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। भारत जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी पंच में हम लगातार ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। कल फिर पहले फेज का जो मतदान है उस पर भी हम बात करेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।